हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपात उपबंध तक 17 विशेषताएं पढ़ ली थी। आज अपन शुरुआत करते हैं 18वीं विशेषता पर इक्यारी नागरिकता। इक्यारी नागरिकता का मतलब यह है कि भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, संविधान एक है फिर भी दोहरी नागरिकता है कि पहले राज्य की नागरिकता फिर देश की नागरिकता। अपने देश के अंदर इक्यारी नागरिकता है, ठीक है। संघात्मक शासन होने के बावजूद भी अपने देश में नागरिकता है वो इक्यारी है, अर्थात हमें देश की नागरिकता हासिल होने के बाद राज्य की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही इक्यारी नागरिकता है। भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और सामान्यतया संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता तो ये है कि वो दोहरी नागरिकता उस देश में होनी चाहिए, ठीक है। दोहरी नागरिकता एक राज्य की और एक देश की, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। संघात्मक शासन होने के बावजूद भी अपने यहाँ इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। प्रथम संघ की नागरिकता और द्वितीय राज्य की नागरिकता। तो दो प्रकार की नागरिकता होंगे संघात्मक में, पहली देश की और दूसरी जिस राज्य का वह नागरिक है उसकी। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है। कहने का मतलब कि जो भारतीय संविधान के जो संविधानवेता थे उन्होंने दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं रखा। उन्होंने दोहरी नागरिकता का प्रावधान इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनको अंदेशा था कि दोहरी नागरिकता है वो भारत की एकता और अखंडता के लिए बाधा बन सकती है। अतः उन्होंने भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को ही रखा। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में राज्य संघ की स्थापना करते हुए इकहरी नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया गया है। अगली विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। कहने का मतलब है कि देश में सरकारें जो भी काम करेंगी वो नागरिकों के हित के लिए करेंगी, ठीक है। नागरिकों का हित होगा, जिस देश के नागरिक की स्वास्थ्य संबंधी हष्ट पुष्ट हैं तो उस देश की ग्रोथ भी क्या होगी, ग्रोथ में वृद्धि होगी। खान पान, पहनावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो सेवाएं हैं ये नागरिकों की लोक कल्याणकारी सेवाएं। तो मतलब भारत सरकार इन सेवाओं को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की क्या करेंगी, कोशिश करेंगी। तो लोगों जो भी कार्य होंगे देश में वो जनता की भलाई के कार्य होंगे। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया है। इस हेतु केंद्र व राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाए, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, जहां तक संभव हो आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। यानी आर्थिक तरह से भारत में जनता के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। केंद्र व राज्य सरकारें संविधान में दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, जिसके लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया गया है। अब केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं वो संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए ना उनको निरंतर प्रयास कर रही हैं और इसके लिए हर साल नई नई योजनाएं बनाती हैं। नई नई योजना बना करके और लोक कल्याणकारी कार्य में सरकारें लगी रहती है, चाहे वो राज्य की सरकारें हों और चाहे वो केंद्र की सरकारें हों। अगली है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। इसका मतलब है जो पिछड़े लोग हैं, अदर बैकवर्ड जो क्लास हैं, उनके लिए सरकार है वो उचित व्यवस्था करेगी। किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव है वो नहीं अपनाया जाएगा। SC ST OBC के लिए संविधान के अनुरूप कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे
ताकि वो अन्य के इक्वल यानी बराबर आ सके। तो पिछड़े लोग हैं उनके विकास उसके कल्याण के काम होंगे ताकि अन्य लोगों के मतलब बराबर वो आ सके। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान अनुसूचित जातियों व जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि जैसे 100 व्यक्तियों की नियुक्ति होगी तो उसमें मतलब 12% एसटी के होंगे, 16% एससी के होंगे, 21% ओबीसी के होंगे, यानी उनके लिए क्या है आरक्षण निर्धारित कर रखा है। संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के तहत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक के लिए की गई थी। शुरुआत में जब संविधान बनाया तो 10 साल के लिए व्यवस्था की गई थी, फिर हर बार इसको क्या है 10-10 साल करके आगे बढ़ा दिया गया है। किंतु संविधान में संशोधन करके इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाता रहा है। अब 95वें संविधान संशोधन 2010 के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और अब वर्तमान में संविधान में 104वां संशोधन करके और इसके जो कार्यकाल को है वो 25 जनवरी 2030 के लिए बढ़ा दिया है। ये देखो 95 जो संविधान संशोधन 2010 में हुआ था उसमें ये 25 जनवरी 2020 तक बढ़ाया। अब इसमें 10 साल और मतलब 10 संशोधन करके संविधान में 10 साल इसको और बढ़ा दिया। तो अब ये आरक्षण की समय सीमा हो गई है 25 जनवरी 2020। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसी तरह इन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में सितंबर 1993 से 27% आरक्षण लागू किया गया है। 1993 में ओबीसी को भी 27% आरक्षण दे दिया गया है। तो ये थी भारतीय संविधान की विशेषता। अब जो अपन शुरुआत में बात की थी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को आत्मा कहा जाता है, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं अपनी प्रस्तावना में। हमारे संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया है, जिससे संविधान की क्रियान्वित तथा उसका पालन संविधान की मूल भावना के अनुसार किया जा सके। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। अब यह है भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की मूल प्रस्तावना जो संविधान के फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है वो सेम की सेम यहाँ लिखी हुई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखो कई बार क्रम पूछ लिया जाता है कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्रम से, ठीक है। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके आर्थिक रूप से सभी को बराबर मान के राजनीति में सबको हर प्रकार के अधिकार दे के विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, जो संविधान बना वो तारीख है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मंगशीर्ष हिंदू मास का महीना है मंगशीर्ष, ठीक है। कार्तिक मास के बाद आता है मंगशीर्ष, लगभग 11वें महीने में, नवंबर में। तो मिति मंगशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल का मतलब मंगशीर्ष, देखो हर महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं, तो एक होता है कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो महीने का, हिंदू मास महीने का कृष्ण पक्ष पहले के 15 दिन और शुक्ल पक्ष 15 बाद के 15 दिन। तो ये कृष्ण शुक्ल पक्ष है, यानी मंगशीर के बाद के 15 दिनों में उस समय तिथि थी सप्तमी, संवत थी 2006।
को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन की अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा 3(1)(77) के अनुसार प्रस्तावना में निम्न संशोधन किए गए। क्या क्या संशोधन हुए 1976 में? अब उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर, देखो, संपूर्ण प्रभुत्व लोक संपन्न गणराज्य के स्थान पर क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, एक शब्द समाजवादी हो गया, दूसरा शब्द हो गया पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्थापित किया गया। तो ये इसमें 2 गए, फिर तीसरा और जुड़ेगा। राष्ट्र की एकता के स्तर पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रस्थापित किया गया। राष्ट्र की एकता की जगह क्या हो गया? राष्ट्र की एकता व अखंडता, अखंडता शब्द और जुड़ गया। तो 3 शब्द हो गए, 3 शब्द जुड़ गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन के बाद प्रस्तावना निम्नानुसार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मंगसिर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ऊपर वाली और नीचे वाले में कंपैरिजन करेंगे तो 3 शब्द नए आए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना। घोषणात्मक भाग। हम भारत के लोग संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता, देखो, हम भारत के लोग, यानी कहने का मतलब शासन करने की जो अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित होगी? जनता में। तो इसलिए हम भारत के लोग लगा दिए। हम भारत के लोग संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अंततः जनता में निहित है। सरकार के पास अथवा राज्य सरकार के विभिन्न अंगों के पास जो शक्तियां हैं वे सब जनता से मिली हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात जनता की चुनी हुई प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। उद्देश्य भाग। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस पदावली से यह व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से संप्रभुता प्राप्त संपन्न राज्य है, आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी भी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवाद। समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। इसमें समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक जो भेदभाव है, विषमता है, को दूर करने का प्रयास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। इसका अर्थ है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न तो धर्म विरोधी है और न धर्म का प्रचारक, बल्कि वह तटस्थ है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है और न वह धर्म का विरोधी है। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है शासन व्यवस्था जनता में निहित है। जनता में निहित है तो मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे? सरकार चलाएंगे, शासन चलाएंगे। इससे तात्पर्य है कि भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है। गणराज्य। इसका मतलब ये है कि भारत का जो प्रमुख होता है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है, वो जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता हो उसे क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत में राज्याध्यक्ष या सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत न होकर
निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। विवरणात्मक भाग। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल या अन्य किसी प्रकार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं होगा। यानी यहाँ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से सबको क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। इसमें राज्यों को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करने के लिए कहा गया है कि समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार हो इसमें अधिकाधिक सामूहिक हित संभव हो सके। पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक न्याय का मतलब ये है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, देश में जो भौतिक संसाधन है उनके ऊपर सभी का बराबर अधिकार होगा। फिर बात आती है सामूहिक रूप से जो व्यक्ति काम करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए क्या होगा, समान वेतन देना होगा। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान काम के लिए समान वेतन मिले। उत्पादन व वितरण के साधनों का अहितकर केंद्रीयकरण न हो। यानी उत्पादन और वितरण का जो साधन है उनके ऊपर किसी एक वर्ग का अधिकार न हो, उनके ऊपर समान रूप से सभी का अधिकार हो। राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान वैश्विक मताधिकार की स्थापना संवैधानिक उपचारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है। फिर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है कि अपनी बात है वो दूसरों के सामने रख सकता है। विश्वास। विश्वास का मतलब है उसे अपने संविधान में आस्था है, विश्वास है। धर्म और उपासना। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी देवी देवता की वो पूजा कर सकता है। समानता। देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। बंधुत्व। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए संकल्प किया गया है। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत विद्यमान एकता से परिचित थे। वे चाहते थे कि हमारे नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद यानी धार्मिक भेदभाव को महत्व न देकर देश की एकता के भाव को अपनाएं। तो कहने का मतलब है कि भारत में किसी प्रकार का प्रांतवाद यानी राज्यों संबंधी भेदभाव, क्षेत्र संबंधी भेदभाव, भाषा से संबंधित भेदभाव और धर्म से संबंधित भेदभाव नहीं अपनाए जाएंगे। अगर ये भेदभाव रहेंगे तो कहने का मतलब है देश की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारे संविधान में बंधुत्व का आदर्श दो आधारों पर टिका है। यह आधार है राष्ट्र की एकता व व्यक्ति की गरिमा। अखंडता। अखंडता का मतलब ये है कि भारत अखंड है, उसके कभी टुकड़े नहीं होंगे। कोई भी राज्य उसकी मतलब अंडर से बाहर नहीं जा सकेगा। संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका में संविधान के मूलभूत आदर्शों को दर्शाया गया है। तो यह हो गया अपना अध्याय जिसमें हमने पढ़ा संविधान की विशेषता और भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको कॉपी में नोट करने हैं और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन हैं सारे वो सारे आपको कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन में देखता हूँ कोई एक्स्ट्रा तो नहीं दे रखा इसमें। सारे क्वेश्चन करने को अपने। ठीक है।
अगला अध्याय अपन कर नेक्स्ट पीरियड में शुरू करेंगे। ओके।